सो हेलो दोस्तों, वी आर बैक एंड आज अपन सीखने वाले हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। देखो, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो पिछले अटेम्प्ट्स में आ रहा है, तो इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं रहा है। ये कहीं से भी पूछ रहे हैं, इवन स्मॉल से स्मॉल टॉपिक से पूछ रहे हैं। तो अगर आपको कोई बोलता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ जाओगे सिर्फ, तो आपको इसमें स्कोर कर सकते हो, तो वो आपको गलत बोल रहा है। ठीक है, वो आपको सिंपली बेवकूफ़ बना रहा है, तो उसको खुद को नहीं पता, या फिर आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का अपन को हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम अगर अपन इसकी मॉड्यूल में देखें तो ऑलमोस्ट 60 पेजेस का चैप्टर है। आता मेन एग्जाम में सिर्फ 4 से 5 मार्क्स का है। ठीक है, 4 मार्क्स का एक इसका फिक्स क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 6 में आईडीटी में, और 1 मार्क्स का कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है, लेकिन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी उत्तर रिलेवेंट नहीं है एफटीपी। तो 60 मार्क्स को रटना, क्योंकि ये वैसे वाला चैप्टर भी नहीं कि आप समझ सकते हो, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उतना ज़्यादा फीजिबल नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक तो ऐसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 10 से 11 पेज जितना अपन को सही लगता है। ठीक है, जिसको अपन अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद कर सकते हैं। बाकी टॉपिक्स के अपन क्या कर सकते हैं, बाकी टॉपिक्स के लिए अपन उनका रिवीजन वीडियो देख सकते हैं। रिवीजन वीडियो जितनी बार आप जीएसटी को रिवाइज करो, 3 से 4 बार, या जितनी बार आप रिवाइज कर रहे हो उतनी बार आप उसे सुन लो। उतनी बार आपको सुन लोगे ना, तो आपको एटलीस्ट जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बेसिक आइडिया हो जाएगा। देखो, एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप भी कर दो। ठीक है, तब तो आपके पास एफ का कोई मतलब याद करने का कोई वही नहीं, झंझट ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि एफ का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। एमसीक्यू में भी जो आता है वो इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, और नहीं भी करते तो 1 मार्क्स का रिस्क है। बट कभी कभी क्या होता है कि अपन को क्वेश्चन 1 to 5 में, 1 तो चलो कंपलसरी है, 2 to 5 में कुछ क्वेश्चन अपन को नहीं आ रहा, तो अपन को क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन तो एफटीपी का है ही सही। तो अगर वो ऐसे किसी टॉपिक से है जो अपन एटलीस्ट कभी सुना है, कभी देखा है, तो एटलीस्ट अपन कुछ तो लिख सकते हैं। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स तो ला सकते हैं। तो वो अपना पर्पज रहने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए इसको अपन शुरू करते हैं। एक बात और, पहले एफटीपी आपका एक चैप्टर आता था आईसीए में, इस बार उन्होंने क्या किया, चैप्टर तो अभी भी एक ही है, लेकिन उसको 2 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। पता नहीं क्यों करते रहते हैं, लेकिन जो भी अपन को उसी से देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एफटीपी, तो जो भी अपनी फॉरेन ट्रेड होती है इंडिया में, या फिर जो कुछ भी होता है इंडिया में, तो वो किसी लॉ से रेगुलेट होता है। ठीक है, जो फॉरेन ट्रेड है वो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट से आपकी रेगुलेट की जाती है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। अब इस फैक्ट के जो ये एक्ट है, इसके कुछ सैलिएंट प्रोविजंस आपको शुरू में बता रखे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ एफटीडीआर एक्ट, या फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि एफटीडीआर के एक्ट के कुछ प्रोविजन आपको बताना है, तो फिर उसमें आप ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो लिख के आ सकते हो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 4 ही पॉइंट्स रखें, तो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ये आ सकता है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन ऑल्दो आईसीए जनरली कम पूछता है, आईसीए जनरली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन को टारगेट करता है, बट फिर भी एक बार के लिए अपन इसे सुन तो लेता है, एटलीस्ट अपन को कुछ पता तो, अगर कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो चलिए, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स है बेसिकली, तो कोई भी प्रोविजन बना सकती है फॉर रेगुलेटिंग द फॉरेन ट्रेड। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि आप फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट या फैसिलिटेट करने के लिए कोई भी आप प्रोविजन बना सकते हो। उसके अलावा किसी भी गुड्स को प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्टेड या रेगुलेट कर सकती है। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को प्रोहिबिट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, या तो एकदम ही बंद कर दे, या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, या फिर अलग तरीके से रेगुलेट या कंट्रोल कर दे। ठीक है, ये पावर है। इज ऑथराइज्ड टू फॉर्मुलेट एंड अनाउंस एन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड ऑल्सो अमेंड दी सेम। ठीक है, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी इंडिया की बना सकती है, उसे अमेंड भी कर सकती है, जो कि करती भी है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा इज ऑल्सो ऑथराइज्ड टू अपॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या होता है, बेसिकली जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है जो पूरी कंट्री को रन करता है, ऐसे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड होता है जो कि फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करता है, जो फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब सैलिएंट फीचर्स ऑफ एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के आपके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, एक मिनट, हाँ, तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है। एक तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है ना, वो जनरली फ्री होंगे आपके अनलेस स्पेसिफिकली रेगुलेटेड। अगर आपका कुछ भी नहीं लिखा है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो इसका मतलब उसका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्री है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड है, हमेशा ही आपको फ्री एज्यूम करना है। उसके अलावा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज फ्री, रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड। फ्री बोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड बोल सकते हैं, प्रोहिबिटेड बोल सकते हैं गुड्स को। ठीक है, जो भी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स है, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि नॉमेनक्लेचर डिफाइन करती है कि ये जो पर्टिकुलर गुड्स है तो फ्री है, इनको तो आप कितना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करो। कुछ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, यानी कुछ कंडीशंस के साथ आते हैं कि अगर ये कंडीशन आप फुलफिल कर दो तो आप इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और जो बाकी गुड्स हैं प्रोहिबिटेड भी होते हैं कि इनको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। अब एक बात इसमें ध्यान रखना कि मैं आपको एक बार वापस से रिट्रीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो अपना
मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो है ना, ये समझना नहीं है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को डीप में समझना, ठीक है। डीप में अपन यहाँ पे नहीं समझ रहे, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत एटलीस्ट समझ में आती होंगी। यहाँ पे अपना बेसिक प्रोविजन ये है कि एट द एग्जाम टाइम, ठीक है, अपन इस 1 घंटे की वीडियो को 2x पे सुन लें, ठीक है। तो जो कुछ अपन ने नहीं पढ़ा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसका अपने दिमाग के अंदर जाए, ताकि अगर क्वेश्चन में गलती से ऐसे किसी पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है जो अपन ने नहीं पढ़ा एक्चुअली ध्यान से, तो एटलीस्ट अपन कुछ तो अटेम्प्ट उसे कर पाए, 1 से 2 मार्क्स तो एटलीस्ट सिक्योर कर पाए, ठीक है। तो वो इस वीडियो का पर्पस रहने वाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा किसी भी चीज़ के। सम गुड्स आर फ्री फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बट कैन ओनली बी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्टेड थ्रू STEs, ठीक है, स्टेट ट्रेड एंटरप्राइज होती हैं, जैसे कि आपकी IOCL हो गई, ठीक है, जो गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नमेंट की कंपनी या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, ठीक है। तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को इस तरीके से नोटिफाई किया गया है कि सिर्फ वही उन्हें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कोई इन्हें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से भी गवर्नमेंट जो है डिफाइन कर सकती है गुड्स को। उसके बाद एक्सपोर्ट्स आर प्रोमोटेड थ्रू वेरियस प्रमोशनल स्कीम्स। FTP का एक और सेलेंट फीचर है कि गवर्नमेंट जो है वेरियस प्रमोशनल स्कीम्स लाएगी ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट करे। जब एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी तभी तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स लाएगी। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टू बी एक्सपोर्टेड बट नॉट दी टैक्सेस। गुड्स एंड सर्विसेज को आपको एक्सपोर्ट करना है, ना कि टैक्सेस को। इसका क्या मतलब होता है, देखो जब भी आप किसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप सामने वाले से उसका क्या वसूल रहे हो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब सपोज अगर आप कुछ भी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पर गवर्नमेंट टैक्स भी लगा दे, तो टैक्स क्या आप अपनी जेब से भरोगे क्या? नहीं, आप सामने वाले से कलेक्ट करोगे, ठीक है। भले ही उसे आप एक्सप्रेसली बोल के कलेक्ट नहीं करो, कॉस्ट में आप इंक्लूड कर दोगे, तो आप कलेक्ट तो करोगे ना। तो बेसिक प्रोविजन, बेसिक मतलब इस चीज़ का ये है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करो, टैक्सेस को एक्सपोर्ट मत करो, क्योंकि अगर आपने टैक्सेस लगा दिए तो वो चीज़ सामने वाले के लिए महंगी हो जाएगी, और सामने वाले के लिए महंगी हो जाएगी तो आपकी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अपन तो इंपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं। सो हैंस एनी इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स आर आइदर एग्जेम्प्टेड और रिफंडेड और ऑन बोथ द इनपुट्स, ऑन बोथ द आउटपुट्स एंड इनपुट्स थ्रू दी वेरियस स्कीम्स। तो जितने भी टैक्सेस हैं या तो वो रिफंड हो जाते हैं या फिर वो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनपुट्स पे भी और आउटपुट्स पे भी। आउटपुट्स यानी कि जो भी अपन बाहर कंट्री में सेल कर रहे हैं, इनपुट्स यानी कि जो भी अपन बाहर कंट्री में सेल कर रहे हैं उसको बनाने के लिए जो भी अपन इनपुट्स प्रोक्योर कर रहे हैं उस पर भी आपका टैक्सेस या तो रिफंड हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये भी अनदर सेलिएंट फीचर ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसके अलावा कुछ और दे रखे हैं, लेकिन क्योंकि कंसिडरिंग द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो 4 मार्क्स क्वेश्चन आता है तो 4 पॉइंट्स सफिशिएंट होता है, तो मैंने फिर भी आपको 5 यहाँ पे कवर करा दिए। आगे चलते हैं। WTO प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड। तो WTO के क्या प्रोविजंस हैं? सो एक तो है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। देखो यहाँ पे मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा है कि WTO क्या होता है या फिर क्यों ये प्रोविजंस लगाता है, ठीक है। बेसिकली फेयर ट्रेड को प्रमोट करने के लिए UN की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके कुछ बेसिक्स प्रोविजंस है, ठीक है, बेसिक उसके फंडामेंटल्स हैं जो कि अपन को यहाँ पे बताए हुए हैं, तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना अपन को ट्रेड में, अपन को ऑल फेयर ट्रेड करनी है। प्रेडिक्टेबल एंड ग्रोइंग मार्केट एक्सेस, हमेशा अपन को मार्केट एक्सेस को प्रमोट करना है, कहीं भी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन फेयर रखना है। एंड इंकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को प्रमोट करना है। इनको आप बेसिकली बस इसी तरीके से समझ लो, इस पर अपन डिटेल में जाएंगे, कोई इसका सेंस नहीं बन रहा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द FTP का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? मैंने आपको पहले बताया, DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, FTP का एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो FTP इज फॉर्मुलेटेड, कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज बाय द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब DGFT क्या क्या कर सकता है? DGFT वेरियस ऑथराइजेशन इशू कर सकता है, एडवांस ऑथराइजेशन, EPCG ऑथराइजेशन, ये सारे आपकी DGFT इशू कर सकता है। इसके अलावा DGFT इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड भी ग्रांट करता है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड क्या होता है? ये बेसिकली आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिक्वायर्ड होता है, और ये क्या होता है ये अपन थोड़ा आगे इसको समझने वाले हैं, आगे इसके बारे में दे भी रखा है। उसके अलावा डिसीजन ऑफ DGFT जो है वो फाइनल और बाइंडिंग है। डिसीजन ऑफ DGFT जो है वो फाइनल और बाइंडिंग है। एंड रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसी, जो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट्स आता है तो DGFT जो बोलता है वो फाइनल होगा आपका। एग्जाम्पशन फ्रॉम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, तो देखो जो अपन फॉरेन ट्रेड करते हैं उसके लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज बना रखी हैं, काफ़ी सारे आपके प्रोसीजरल मतलब फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो DGFT को अगर लगता है कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेन्युइन हार्डशिप एंड एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द ट्रेड, किसी को हार्डशिप हो रही है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हार्डशिप हो रही है, या फिर ट्रेड पे बुरा असर पड़ रहा है, तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी ऑर्डर्स हैं, उनके रिगार्डिंग वो एग्जेम्पशन, रिलैक्सेशन या रिलीफ ऑर्डर इशू कर सकता है। एग्जेम्पशन, रिलैक्सेशन या रिलीफ ऑर्डर वो इशू कर सकता है। And while granting such exemption, DGFT may impose certain conditions after consulting norms committee, EPCG committee and policy relaxation committee। जो ऐसा नहीं कि हर किसी को अपन रिलैक्सेशन दे देंगे, जो सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है,
जो बेसिकली उस क्राइटेरिया को फिलफिल कर रहा है जिससे अपन को पता चल रहा है कि सामने वाले को हार्डशिप हो रही है या फिर ट्रेड पे एडवर्स इंपैक्ट जा रहा है, सिर्फ अपन उन्हीं को जो है बेनिफिट देंगे। एंड ये बेनिफिट देने के लिए या फिर जो कंडीशंस हैं ये स्पेसिफाई करने के लिए डीजीएफटी जो है वो कंसल्ट कर लेगा नॉर्म्स कमेटी को, ईपीसीजी कमेटी को एंड पॉलिसी रिलैक्सेशन कमेटी को। अब क्या होता है कि अपन ने इन सारी कमिटीज को कंसल्ट किया, उसके बाद कुछ भी अपन रिस्ट्रिक्शंस निकाली, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस अपन ने डाल दी। अब क्या होता है, कोई भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर क्या बोलता है कि ये रिस्ट्रिक्शंस या जो कंडीशंस है वो गलत है, यानी कि एग्रीड है बाय द ऑर्डर ऑफ द कमिटीज, तो वो क्या कर सकता है, वो एक पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है डीजीएफटी में। डीजीएफटी में एक पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट को फाइल कर सकता है। आगे चलते हैं, इसके अलावा एक सेटलमेंट कमीशन भी बनाता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि एम्पावर होता है टू सेटल द मैटर्स ऑफ डिफॉल्ट इन दी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ऑल्सो। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या होती है अपन आगे चल के सीखने वाले हैं, तो उसके मैटर में अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है, उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होती है, तो उसको सेटलमेंट कमीशन जो है वो सॉल्व करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारा फालतू है आपका, चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसे बिल्कुल भी पढ़ने का, तो इसे मत ही पढ़िएगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विज़ टैक्स लॉज, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अपन कंपेयर करेगा टैक्स लॉज से, तो काफ़ी बार ये हो सकता है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कुछ और लिखा है, टैक्स लॉज में कुछ और लिखा है, तो वहाँ पे हमेशा टैक्स लॉज आपके प्रिवेल करेंगे। फॉरेन ट्रेड एक बस पॉलिसी है कि अपन को किस तरीके से काम करना है, बट एक्चुअल में जो लॉज है वो आपके टैक्स लॉज बताएंगे। तो हमेशा अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो फॉरेन टैक्स जो भी आपके टैक्स लॉज हैं वो आपके प्रिवेल करेंगे। और जो एक्चुअल बेनिफिट अपन को मिल रहा है किसी भी स्कीम से, वो डिपेंड करेगा अपॉन द लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिशन नोटिफिकेशन इशूड बाय द सीबीआईसी, यानी कि जो भी लॉ, क्योंकि नोटिफिकेशन जो होता है वो लॉ का पार्ट होता है, तो जो भी लॉ इशू कर रही है सीबीआईसी या फिर जो भी नोटिफिकेशन इशू कर रही है सीबीआईसी, उसकी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे क्या अपन को एक्चुअल बेनिफिट मिल रहा है एग्जामिशन का, ना कि फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जहाँ पे लॉ नहीं है या फिर जहाँ पे वो लॉ को मतलब असिस्ट कर रही है वहाँ पे काम आ सकती है, लेकिन जहाँ पे वो एक डिस्प्यूट ला रही है लॉ के साथ, तो वहाँ पे हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को नहीं देखेंगे। आगे चलते हैं, तो ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए क्या क्या किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स प्रोवाइडेड अंडर द एफटीपी, तो फ्री पैसेज विल बी प्रोवाइडेड टू द एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट। एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को अपन कहीं पे भी रोकेंगे नहीं चेकिंग वगैरह के लिए, एक फ्री पैसेज दिया जाएगा, अनलेस की बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है तब अपन रोक सकते हैं, बट जनरल केसेस में अपन एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को एक फ्री पैसेज देंगे। ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम टू फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब ये क्या है, देखो जो फॉरेन ट्रेड होती है वो इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं होती, उसमें बहुत सारे प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे अपन को जो है प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन अब जैसे पेरिशेबल एग्रीकल्चर गुड्स हैं, अब यार ये आप इतने सारे प्रोसेसेस के थ्रू इन्हें निकालोगे तो क्योंकि ये पेरिशेबल हैं तो ये खराब हो जाएंगे, सो इसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम लाया गया है कि एक सिंगल जगह आप ऑथराइजेशन करा लो, सिंगल जगह आप चेकिंग कैलिब्रेशन जो भी होता है वो सब करा लो, उसके बाद आपको कोई कुछ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है। तो ये अगेन एक आपका एक ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स है। उसके अलावा निर्यात बंधु स्कीम लाई गई है फॉर मेंटेन न्यू एंड पोटेंशियल एक्सपोर्टर एंड प्रमोटिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स। सो ये क्या है, निर्यात बंधु स्कीम। निर्यात बंधु स्कीम में बेसिकली आप हेल्प करते हो जो भी आपके न्यू एक्सपोर्टर्स हैं या फिर जो पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स हैं कि किस तरीके से वो फॉरेन ट्रेड को कर सकते हैं, उनको फॉरेन ट्रेड के बारे में बताते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में बताते हैं, तो ये आप निर्यात बंधु स्कीम में करते हो। उसके अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहाँ से अपन को लगता है कि इसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, उन डिस्ट्रिक्ट को अपन जो है एक्सपोर्ट हब्स के थ्रू एक्सपोर्ट हब्स के जैसे प्रमोट करते हैं। ठीक है, डीजीएफटी ऑनलाइन पोर्टल जो कि है dgft.gov.in, ये आपका बनाया गया है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो एक डीजीएफटी का ऑनलाइन पोर्टल भी है, वो भी आपको इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। जो सारा वर्क है वो पेपरलेस है, कॉन्टैक्टलेस एंड ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, और भी सारे पॉइंट्स है लेकिन मैं सारे पॉइंट्स को कवर नहीं कर रहा है क्योंकि आपको सिर्फ 4 पॉइंट लिख के आना एग्जाम में। इसके अलावा एक डेडिकेटेड 24/7 हेल्प डेस्क फैसिलिटी दी गई है टू असिस्ट द एक्सपोर्टर्स इन फिलिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशंस। एक 24/7 आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, जिसके थ्रू अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना वाइल फिलिंग द फॉर्म्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू गैदर कर सकते हो। आगे चलते हैं, इसके अलावा एक नया पॉइंट आया तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी अपन यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो व्यूज़, सजेशंस, कमेंट्स, फीडबैक ले सकते हैं रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स के, यानी कि जो आपके बड़े एक्सपोर्टर्स हैं या अदर कोई इंडस्ट्री है या फिर अगर कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे आपके ट्रेड ग्रुप्स वगैरह होते हैं, इंडस्ट्री चैम्बर्स वगैरह होते हैं, सो उनके व्यूज, सजेशंस, कमेंट, फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि यार ये लोग है ना ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो उनको पता होता है कि क्या यहाँ पे अपन को मुश्किलें आ रही हैं या फिर क्या अपन एक्स्ट्रा कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो इनके ये व्यू सजेशंस कमेंट फीडबैक ले सकती हैं एंड 30 डेज का टाइम पीरियड इसके लिए अलाउ दिया जाएगा फॉर द सबमिशन ऑफ देयर व्यूज। ठीक है, 30 डेज का एक टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा फॉर द सबमिशन ऑफ योर व्यूज। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है कि फॉर्मुलेट कर सकती है, अमेंड कर सकती है, इनकॉर्पोरेट कर सकती है किसी भी स्पेसिफिक प्रोविजंस को विदाउट कंसिडरिंग या सीकिंग एनी व्यू सजेशंस कमेंट्स फीडबैक्स फ्रॉम दी स्टेक होल्डर्स। बिना कोई फीडबैक, व्यू सजेशंस, कमेंट, फीडबैक लिए बिना भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है किसी भी लॉ को अमेंड कर सकती है, किसी भी लॉ को ला सकती है। ठीक है, मतलब बाइंडिंग नहीं है कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कि यार आपको सजेशन लेने ही पड़ेंगे, ये कहीं भी बाइंडिंग नहीं है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके लिए ये भी बाइंडिंग नहीं है कि वो जो व्यूज सजेशंस वगैरह है उनको माने ही सही। ठीक है, वो एक तरीके से सिर्फ व्यूज और सजेशंस ही हैं। ठीक है, उनको मानना ना मानना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उन व्यूज एंड सजेशंस को नहीं मानती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रीजंस प्रोवाइड कर सकती है फॉर नॉट कंसिडरिंग द व्यूज। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रीजंस प्रोवाइड कर सकती है फॉर नॉट कंसिडरिंग द व्यूज। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी बाइंडिंग नहीं टू प्रोवाइड रीजंस भी। अगर आपने कोई सजेशन वगैरह दिया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंसिडर नहीं कर रही है तो उसको एक रीजन दे सकती है वो। लेकिन चाहे तो कुछ सिचुएशंस में वो रीजन ना भी दे। वो कौन सी सिचुएशंस हैं? तो अगर जो आपके व्यूज हैं उसकी वजह से एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगा ट्रेड रिलेशंस विद एनी फॉरेन कंट्री। आपने ऐसा व्यू दे दिया यार, अगर गवर्नमेंट उसको एक्सप्लेनेशन दे दिया तो आपके ट्रेड रिलेशन बुरी तरह खराब हो जाएंगे सामने वाली कंट्री से। तो ऐसे व्यूज एंड सजेशंस का अपन रीजन ना भी दे तो भी चलेगा। आपके व्यूज एंड सजेशन से एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है फूड, इकोनॉमिक या फिर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया। ठीक है, आपने ऐसा व्यू दे दिया, अगर उसका रिप्लाई दिया गया तो फूड, इकोनॉमिक या जो नेशनल सिक्योरिटी इंडिया की वो खतरे में आ सकती है। या फिर इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद एनी सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, कमिटमेंट्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स। या फिर जो है कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म प्लान्स है, उसके अगेंस्ट में आपका व्यू है। तो अगर उसके अगेंस्ट में आपका व्यू आ गया और आपने इससे रिलेटेड कोई भी रीजन दिया तो इससे वो जो उसका जो कंप्लायंस है वो खतरे में पड़ सकता है। तो वहाँ पे भी अपन इस पर रिलैक्सेशन ले सकते हैं। एड्रेसेस मैटर्स अनरिलेटेड टू द ट्रेड और सीवियर, नैरो, प्राइवेट और स्पेशल इंटरेस्ट। इसके अलावा जो है कोई भी ऐसा मैटर है जो कि किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर बंदे के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, तो उसको भी गवर्नमेंट जो है इग्नोर कर सकती है कि आपसे जो व्यूज या सजेशन माने थे वो तो पूरी इंडस्ट्री के लिए माने थे, लेकिन किसी नैरो व्यू को अगर वो सपोर्ट करता है तो उसको भी वहाँ पे अपन कंसीडर ना करें तो भी चलेगा। उसके बाद वुड रिक्वायर डिस्क्लोजर कॉन्फिडेंशियल और क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। आपका जो व्यूज़ या सजेशंस है अगर उसका रीजन देने बैठे तो कोई भी कॉन्फिडेंशियली क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट लीक हो जाएगी तो उसका भी सजेशन जो है अपन चाहे तो ना दें, उसका भी जो रीज़न है चाहे तो अपन ना दें। आगे चलते हैं अपन, नया टॉपिक, ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर। सो ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर क्या होता है? ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर यानी कि कोई भी बिजनेस एंटिटी जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में इंगेज है, ऐसी बिजनेस एंटिटी जो कि इंटरनेशनल ट्रेड करती है और उसका जो AUA स्टेटस है वो अप्रूव्ड है बाय द कस्टम्स एज कंप्लाइंट विद द सप्लाई चेन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। वो जो भी इंटरनेशनल ट्रेड करती है वो सप्लाई चेन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस में करती है और ये कस्टम सर्टिफाई करता है। तो फिर आपको ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर का जो स्टेटस है वो मिल जाएगा। और जो ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स होते हैं वो ट्रस्टेड ट्रेड पार्टनर्स होते हैं ऑफ द इंडियन कस्टम्स। उसे इंडियन कस्टम्स एज ट्रस्टेड ट्रेड पार्टनर्स अपने मानता है। और क्योंकि ट्रस्टेड ट्रेड पार्टनर्स माने जाते हैं तो उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि रिड्यूस एग्जामिनेशन, ठीक है, फास्टर प्रोसेसिंग एंड क्लियरेंस, उसके अलावा डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी, उसके अलावा काफ़ी सारे और भी इनको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, तो सिलेक्टेड टाउन्स जो कि बहुत ज़्यादा आपकी फॉरेन ट्रेड को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक, काफ़ी सारे ऐसे टाउन्स या डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जिसका सारा सामान ही आपका ऑलमोस्ट आपका फॉरेन ट्रेड में जाता है, ठीक है, और आपकी फॉरेन ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। सो ऐसे टाउन्स को कंट्रीब्यूटिंग हैंडसमली टू इंडियाज एक्सपोर्ट बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ स्पेसिफाइड टाउन में बी ग्रांटेड रिकॉग्निशन एज TEE यानी कि टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। दे विल प्रोवाइड टारगेटेड सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ऐसे टाउन्स को अपन टारगेटेड सपोर्ट देंगे, ऐसे टाउन्स को अपन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टेटस होल्डर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। सो इसमें क्या है कि कोई बंदा अपना स्टेटस होल्डर होने के लिए एक एप्लीकेशन डाल सकता है अपन अचीविंग द थ्रेशोल्ड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन द करंट एंड प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर में तो आपको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव करनी है, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में भी आपको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव करनी है। क्या एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है या फिर क्या थ्रेशोल्ड है? तो जो एक्सपोर्ट हाउसेज है ना, इनको आपको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है।
1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ठीक है। जो ये कैटेगरीज है इनके अकॉर्डिंग इनको बेनिफिट्स मिलते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी कैटेगरी है उतने अच्छे आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो अगर 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है तो आपको मिनिमम 3 USD मिलियन की एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी करंट ईयर में भी और प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स में भी। 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है तो 15 USD मिलियन है। 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है 50 USD मिलियन है। 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है तो 200 USD मिलियन है। एंड 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है तो 800 USD मिलियन की आपको परफॉर्मेंस अचीव करनी पड़ेगी करंट फाइनेंशियल ईयर और प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। और जब आप एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस काउंट कर रहे हो ये FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग्स, FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग्स पे काउंट होगी। लेकिन सपोज कोई तो आपका डीम्ड एक्सपोर्ट है, कोई अगर आपका डीम्ड एक्सपोर्ट है जो कि अपन ने पहले डिस्कस भी किया हुआ है, तो अगर आपका कोई डीम्ड एक्सपोर्ट है तो उस केस में आप FOR वैल्यू ले सकते हो, FOR वैल्यू ले सकते हो एंड फिर उसको आप US डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका डीम्ड एक्सपोर्ट है तो इसका मतलब आपने इंडिया में सप्लाई किया, इंडिया में सप्लाई किया तो ऑब्वियसली आपको पेमेंट रुपीज़ में मिला होगा, तो उस रुपीज़ को आप US डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो एट द रेट नोटिफाइड बाई दी CBIC एज ऑन द 1 अप्रैल ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। जो CBIC नोटिफाइड 1 अप्रैल के फाइनेंशियल एक्सचेंज रेट है उससे आप उसको कन्वर्ट करके आप जो है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में काउंट कर सकते हो। आगे चलते हैं। एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस नेसेसरी इन ऑल द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी फाइनेंशियल ईयर में तो पूरी कर रहे हो, किसी फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में नेसेसरी आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ट्रांसफरेबल नहीं है। सपोज जैसे आपको 800 USD मिलियन का 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का आपका थ्रेशोल्ड है। अब सपोज आपने तो 1200 USD मिलियन का एक्सपोर्ट करा था, जो 400 मिलियन एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो आप किसी दूसरे एंट्री को ट्रांसफर नहीं कर सकते कि हाँ यार आप तो मुझे इतने पैसे देते, मैं उसके बदले तुझे जो अपनी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो ट्रांसफर कर दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये नॉन ट्रांसफरेबल चीज़ है। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स मेड ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस शैल नॉट बी काउंटेड इन द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एक्सपोर्ट जो अपन री एक्सपोर्ट बेसिस पे करते हैं, जो कि अपन ने प्रीवियस चैप्टर्स में सीखा है, तो उसको अपन को एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में काउंट नहीं करना है। एंड फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ ग्रांट ऑफ 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कैटेगरी, तो अगर कोई 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहा है, ठीक है, एंड 4 कंडीशन दे रखी है, अगर इनमें से एक भी कंडीशन को फुलफिल कर देता है ना, तो जो उसकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है उसे डबल वेटेज दिया जाएगा। यानी कि सपोज उसने 80 मिलियन USD का एक्सपोर्ट किया तो उसे अपन 160 मिलियन USD का एक्सपोर्ट मान लेंगे, उस अकॉर्डिंग अपन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को गिनेंगे। सो कंडीशन क्या क्या है, या तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, या तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, या फिर ISO या BIS का सर्टिफिकेशन है, ISO या BIS का सर्टिफिकेशन लेके बैठी है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम, जिसे मैं क्या बोलता हूँ 7 सिस्टर्स प्लस 1 ब्रदर से एक्सपोर्ट कर रहा है, या फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन से एक्सपोर्ट कर रहा है तो भी यहाँ पे डबल वेटेज दी जाएगी। उसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट कर रहा है तो भी इस चीज़ को डबल वेटेज आप दे दोगे। अब स्टेटस होल्डर्स के प्रिविलेजेस क्या है, मैं इतनी जैसा बता रहा हूँ, स्टेटस होल्डर बन जाओगे तो स्टेटस होल्डर बनना ही क्यों है, तो स्टेटस होल्डर को काफ़ी सारे प्रिविलेजेस आपको ग्रांट किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, तो ऑथराइजेशन एंड कस्टम्स क्लियरेंस ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस आप कस्टम्स या ऑथराइजेशन क्लियरेंस कर सकते हो। उसके अलावा इनपुट आउटपुट नॉर्म्स जो हैं वो जो नॉर्म्स कमेटी है वो प्रायोरिटी बेसिस पे फिक्स करेगी विद इन 60 डेज। उसके अलावा एग्जेम्पशन फॉर फर्निशिंग अ बैंक गारंटी इन स्कीम्स अंडर द FTP, बैंक गारंटी आपको फर्निश नहीं करनी पड़ेगी। अगर कोई 2 स्टार उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट हाउस है तो फिर वो अपना एक्सपोर्ट वेयर हाउस भी स्टैब्लिश कर सकता है। उसके अलावा मैन्युफैक्चर जो कि 3, 4 या 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेज हैं वो सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं इंडिया में उनको अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उनको आपको सर्टिफाई कराना पड़ता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर एजेंसी, ठीक है। लेकिन अगर आप 3, 4 या 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस हो देन इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, सेल्फ सर्टिफाई बेसिस पे भी आप एक्सपोर्ट को कर सकते हो। आगे आता है डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स। सो इंडिया में आपका सुना होगा कि आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया या वोकल फॉर लोकल। सो आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल एंड मेक इन इंडिया, इनको प्रमोट करने के लिए तो जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में आपको एक्सपोर्ट पोटेंशियल दिख रहा है ना, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में आपको एक्सपोर्ट पोटेंशियल दिख रहा है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। एक मैकेनिज्म बनाया गया है जिससे कि डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज़ बनती हैं एंड उन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या करती हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपोर्ट को प्रमोट करती हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोर्ट प्रमोट जो आपका एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करती हैं। एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान भी बनाया जाता है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसमें क्या करते हैं अपन 2 या 3 हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। 2 या 3 हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके जो उनसे रिलेटेड ट्रेड है उसको अपन प्रायोरिटाइज करते हैं। आगे आते हैं स्कॉमेट। तो स्कॉमेट क्या है,
SCOMET इज बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटीरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे क्या है कि ये सारे आइटम्स है ना, ये आपके डुअल यूज़ आइटम्स हो सकते हैं। डुअल यूज़ आइटम्स कैसे, एक आपके कंज्यूमर या इंडस्ट्रियल यूज़ में आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वेपन्स और मास डिस्ट्रक्शन बनाने के भी काम आ सकते हैं। स्पेशल केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स आपके वेपन वगैरह बन सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स, ऑल्दो ये आज के दिन में परमिटेड नहीं है, बट बायो अटैक्स, जैसे कि काफ़ी लोग बिलीव करते हैं कि कोरोना वॉज अ बायो अटैक, तो उस टाइप के लिए अपन उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को अपन एज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री में या फिर नॉर्मल यूज़ में तो काम आती हैं। तो एक ये भी हो गया। उसके अलावा मटीरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज, इनको भी अपन दोनों चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। सो इसको आपका स्कॉमेट में बताया गया। तो स्कॉमेट लिस्ट एक दी गई है बाय द नेशनल एक्सपोर्ट काउंसिल, जिसमें अपन डुअल यूज आइटम्स, जिनको म्यूनिशंस या फिर न्यूक्लियर रिलेटेड आइटम्स में भी यूज़ किया जा सकता है, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी, उसमें बताया गया है। उसके रिलेटेड प्रोविजंस वहाँ पे बताए गए हैं कि इनको अपन कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर कोई कंडीशंस हैं रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, वो वहाँ पे आपको बता रखी हैं। आगे चलते हैं। ITC-HS, तो अगर आपने GST पढ़ी होगी तो आपको GST में पता होगा कि हर आइटम को HSN कोड असाइन होता है। तो सिमिलरली जब अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो ITC-HS यानी कि इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम, इंडियन ट्रेड सिस्टम हार्मोनाइज सिस्टम, जो एक नॉमेनक्लेचर है, अपन हर एक एक्सपोर्ट आइटम्स को ये देते हैं, हर एक्सपोर्ट आइटम को एक ये असाइन करते हैं। ये बेसिकली सेम होता है टू दी HSN, ठीक है, बस इसका नाम अलग है। The information regarding the status of goods being free, restricted, prohibited, traded through ST or import and export is available in the ITC-HS। तो अपन कैसे देखेंगे कोई भी जो आपका गुड्स है वो रिस्ट्रिक्टेड है, फ्री है, या फिर प्रोहिबिटेड है, या फिर सिर्फ स्टेट ट्रेड एंटरप्राइजेस के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो अपन ITC-HS उसका अपन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे कि ये आपका कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इंडियन कस्टम 8 डिजिट ITC-HS यूज़ करती है, ठीक है, नॉर्मल HSN जैसे। HSN पे आपका नॉर्मली 8 डिजिट कोड होता है। वो अलग बात है कि एग्जाम्पशन दे रखी है गवर्नमेंट ने 4 डिजिट या 6 डिजिट HSN यूज़ करने की, बट नॉर्मली आपको 8 डिजिट कोड होता है। अब इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड के ऊपर आते हैं। इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड, तो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के कोड क्या है, ये बेसिकली 10 डिजिट कोड है, जो सेम एज योर पैन नंबर है। पैन नंबर को बस अपन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपने पैन नंबर ले लिया तो सफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, आपको अलग से इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक नंबर अलॉटेड टू एन एंटिटी, इट इज सेम नंबर एज द एप्लीकेंट्स पैन नंबर बट इज इशूड सेपरेटली बाय द DGFT। IC डिटेल्स हैव टू बी इलेक्ट्रॉनिकली अपडेटेड ईच ईयर, ठीक है, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड की डिटेल्स आपको हर साल अपडेट करनी पड़ेंगी। अब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, सिमिलर से डॉक्यूमेंट्स है। इसका क्वेश्चन रिसेंटली आया भी था, एक या 2 अटैम्प्ट पहले। सो मतलब आप देख सकते हो उसमें कि मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ऑल्दो 1-2 अटैम्प्ट पहले आया तो उतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रखता है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बिल ऑफ लीडिंग एयरवे बिल, ठीक है, बिल ऑफ लीडिंग एयरवे बिल, ठीक है, बिल ऑफ लीडिंग या फिर एयरवे बिल, ये आपका एक डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट, कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट, ये आपका एक बिल हो गया, ये आपका एक डॉक्यूमेंट हो गया। एंड तीसरा, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तब तो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट या पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ये आपका एक डॉक्यूमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो देन बिल ऑफ एंट्री जो आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स डिफाइंड है। आगे चलते हैं पीनल एक्शन, ये आपका सितंबर 2025 में इसका क्वेश्चन आ चुका है, तो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रह जाता है, बट अगेन एक बहुत ही ज़्यादा नीश टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना डीप साइज से पूछ रहा है। एंड मुझे नहीं लगता ये जो डिनाइड एंट्री लिस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा फैकल्टीज़ ने कवर भी की होगी, क्योंकि एकदम नेगलेक्टेड सा टॉपिक है ये, ठीक है, इसको कोई इतना ध्यान भी नहीं देता है। सो बट इस बार एग्जाम में आ गया है, सो आप उससे आइडिया लगा सकते हो एक। सो इन द फॉलोइंग सिचुएशन द पर्सन शैल बी लायबल टू पीनल एक्शंस। सो अगर कोई भी ऑथराइजेशन होल्डर है वो जो भी ऑथराइजेशन कंडीशन है उनका वायलेट कर लेता है, या फिर फेल्स टू फुलफिल दी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, या फिर फेल्स टू डिपॉजिट दी डिमांड नोटिस, तो इस केस में क्या है, या फिर जो भी उसने इन्फॉर्मेशन या पर्टिकुलर्स दिए हैं वो अनट्रू या इनकरेक्ट हैं, तो इस केस में क्या जो है उस पर पीनल एक्शन लिया जा सकता है। एंड पीनल एक्शन में क्या होगा, पीनल एक्शन में अपन क्या करेंगे कि जो एंटिटी है उसको डिनाइड एंटिटी लिस्ट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जो रीजनल अथॉरिटी ऑफ DGFT है, रीजनल अथॉरिटी ऑफ द DGFT जो है वो एंटिटी को डिनाइड एंटिटी लिस्ट में डाल देगी, और डिनाइड एंटिटी लिस्ट में डालने से क्या हो जाएगा कि फर्म में भी रिफ्यूज ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। एक तो जो भी नया आपको मिलने वाला है, फिर जो रिन्यू होने वाला है आपका लाइसेंस ऑथराइजेशन या सर्टिफिकेट, वो आपका नहीं करेंगे। और सपोज आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दी थी और वो बनना भी चालू हो गया था, सो ऑन न्यू लाइसेंसेज ऑथराइजेशन स्क्रिप्ट्स सर्टिफिकेट्स इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम प्रिंटिंग इशू और रिन्यूअल। तो अगर आपने एप्लीकेशन दे भी दी और उसको अप्रूवल मिल भी गया था ऑलरेडी, तो भी
अगर वो प्रिंट नहीं हुआ तो प्रिंट करना ही रोक देंगे, ठीक है। अगर इशू नहीं हुआ तो इशू ही नहीं करेंगे आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डिनाइड एंटिटी लिस्ट में आने से। लेकिन जो डीएल है, डीएल में से आपका नाम हटा भी सकते हैं बाय दी रीजनल अथॉरिटी ऑफ द डीजीएफटी। अगर फर्म कंप्लीट कर लेती है अपनी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, पे कर देती है पेनल्टी या फिर फुलफिल कर देती है डिमांड नोटिस, बेसिकली जिस भी रीजन से आपको डिनाइड एंटिटी लिस्ट में डाला गया था, अगर वो रीजन आप सही कर देते हो तो आपका डीएल से नाम हटा दिया जाएगा बाय द रीजनल अथॉरिटी ऑफ द डीजीएफटी। आगे चलते हैं, इससे पहले एक वाटर ब्रेक रखते हैं 1 मिनट का। मैं आया 1 मिनट। ओके, सो वी आर बैक एंड होपफुली वी विल बी ग्रेट अगेन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोविजंस है। तो अगर आप सैंपल्स को इंपोर्ट करते हो ना, तो इवन रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स को भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। इवन रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स को भी आप विदाउट ऑथराइजेशन जो है इंपोर्ट कर सकते हो। एंड बस एक एक्सेप्शन इसका, डिफेंस या सिक्योरिटी आइटम्स, सीड बीज या फिर न्यू ड्रग्स, या फिर जो न्यू ड्रग्स हैं इनको आपको एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन की जरूरत है, मतलब इंपोर्ट ऑथराइजेशन की जरूरत है। तो सारे आइटम जो कि सैंपल्स की लिस्ट में आ रहे हैं 3 लाख रुपए तक आप उन्हें फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट डिफेंस सिक्योरिटी आइटम, सीड्स, बीज एंड न्यू ड्रग्स। इनके लिए आपको एक ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज जितने भी सैंपल्स हैं 3 लाख रुपए तक आप फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो। गिफ्ट्स, इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट थ्रू पोस्ट या फिर कुरियर जो है वो वहाँ पे आपको कस्टम्स ड्यूटी देनी पड़ेगी, तभी आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट जो है वो पोस्ट या कुरियर से आप कस्टम ड्यूटी देते हो तो ही आप उन्हें इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन राखी और जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है, राखी और जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है उनको आप इंपोर्ट कर सकते हो अपॉन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है, अपॉन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल कस्टम्स ड्यूटी। बाकी कोई भी आप जो गिफ्ट है उसे आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, बाकी कोई भी गिफ्ट जो है आप उसे इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। एंड राखी पे अगर 100 रुपये तक की राखी है तो उस पर ड्यूटी भी आपकी नहीं लगेगी, 100 रुपये की तक की राखी है तो उस पर आपकी ड्यूटी भी नहीं लगेगी। तो ये क्यों लाया गया? देखो किसी को कुछ खरीदना होता था ना तो सिंपली वो बोल देता है यार मुझे गिफ्ट मिल रहा है। अब गिफ्ट मिल रहा है तो उस केस में कोई ड्यूटी नहीं लग रही क्योंकि कंसिडरेशन ही नहीं है, तो इसको डायरेक्टली प्रोहिबिट ही कर दिया गया, आप कोई गिफ्ट इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। आपको पैसा दो और सामान लो, गिफ्ट कोई भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। हालांकि राखी और लाइफ सेविंग मेडिसिन, क्योंकि राखी यार ऑब्वियसली बात है कोई मतलब ऐसे कोई मतलब बिजनेस पर्पज से तो उतना ज़्यादा चांस नहीं है कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेगा, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन दे दी गई। उसके बाद लाइफ सेविंग मेडिसिन, क्योंकि यार यहाँ पे आपकी किसी की हेल्थ की बात आ सकती है तो यहाँ पे आप खतरा नहीं ले सकते, तो यहाँ पे अगेन बोल दिया गया कि अगर आप मतलब जो कस्टम्स की ड्यूटी है वो अगर आप पे कर देते हो तो फिर आप इनको इंपोर्ट कर सकते हो। गुड्स यूज इन प्रोजेक्ट अब्रॉड, अगर आपका कोई भी अब्रॉड में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें जो भी गुड्स हैं उनको आप वापस इंडिया ला सकते हो, प्रोवाइडेड कि एटलीस्ट 1 साल वो उस प्रोजेक्ट में यूज़ हुए हों, प्रोवाइडेड वो 1 साल उस प्रोजेक्ट में यूज़ हुए हों। उसके बाद प्रोटोटाइप्स, कोई भी आपका प्रोटोटाइप है, यानी कि जैसे सपोज आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी नया प्रोडक्ट बना रहे हो तो एक साथ ऐसा नहीं है कि आप उसके हज़ारों यूनिट्स बना दोगे, पहले आप एक उसका प्रोटोटाइप बनाओगे, क्या अपन को कैसे वो चलता है, ठीक है, उसमें क्या कमियां हैं वो सब देखने के लिए आप एक प्रोटोटाइप बनाओगे। तो सपोज आपने प्रोटोटाइप बाहर बनाया तो उसे आप इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी ऑथराइजेशन, उसे आप इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी ऑथराइजेशन, प्रोवाइडेड जो इंपोर्टर है एक तो एक्चुअल यूज़र होना चाहिए, इंपोर्टर। दूसरा वो या तो उस चीज़ के प्रोडक्शन में इंगेज है या फिर उसके पास इंडस्ट्रियल लाइसेंस या लेटर ऑफ इंटेंट है फॉर द रिसर्च इन सच आइटम, उसके अलावा इंपोर्टर जो है वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी फाइल कर दे रहा है, तो उसे फ्रीली इंपोर्ट कर सकता है विदाउट एनी ऑथराइजेशन। मेटेलिक वेस्ट एंड स्क्रैप को आप इंपोर्ट कर सकते हो सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो कुछ भी हैजार्डस, टॉक्सिक वेस्ट या रेडियो एक्टिव कंटेमिनेटेड वेस्ट या स्क्रैप कंटेनिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, ये सब चीज़ें कंटेंट नहीं कर रहे हैं। कोई भी हैजार्डस चीज़, कोई भी टॉक्सिक चीज़ या कोई भी रेडियो एक्टिव चीज़ वो कंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप इंपोर्ट कर सकते हो मेटेलिक वेस्ट या स्क्रैप को। सेकंड हैंड गुड्स की बात करें तो सेकंड हैंड गुड्स को भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, तो पहले आपको लेकिन देखना पड़ेगा कैपिटल गुड्स हैं या फिर अदर देन कैपिटल गुड्स हैं। अगर तो कैपिटल गुड्स हैं तो कुछ आइटम्स का आपका इंपोर्ट जो है रिस्ट्रिक्टेड रहता है। कौन कौन से आइटम्स? एयर कंडीशनर्स, डीजी सेट्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या रीफर्बिश या रिकंडीशंस पार्ट्स ऑफ दी पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, या फिर आपके नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी गुड्स, या फिर यूज आईटी एसेट्स फ्रॉम दी सेल्स टू डीटीए, यानी कि डीम्ड इंपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो उस केस में ये रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिस्ट्रिक्टेड है। अब कुछ चीज़ आपकी फ्री फॉर इंपोर्ट है। फ्री फॉर इंपोर्ट क्या है? रीफर्बिश या रिकंडीशन स्पेयर्स ऑफ कैपिटल गुड्स जिनकी एटलीस्ट 80% यूजफुल लाइफ बची है, जिनकी एटलीस्ट 80% यूजफुल लाइफ जो है बची हुई है, या फिर अदर सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स अदर देन दोज लिस्टेड हो, जो अपन ने ऊपर बताया कैपिटल गुड्स, इनके अलावा अगर कोई भी कैपिटल गुड्स है तो उन्हें आप इंपोर्ट कर सकते हो अगर वो सेकंड हैंड है तो भी।
उसके बाद अदर देन कैपिटल गुड्स, अदर देन कैपिटल गुड्स यानी कि आपके नॉर्मल गुड्स हैं। अब देखो इसमें बात आती है कि आप उनको सेकंड हैंड इंपोर्ट क्यों ही करोगे, कि छोटे मोटे आइटम्स को उनको आप परचेज ही कर लोगे। सो यहाँ पे बताया गया कि अगर आप रिपेयर, रिफर्बिशिंग या रिकंडीशनिंग या री इंजीनियरिंग के लिए कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो ना, देखो क्या हो सकता है कि कोई आपने मशीनरी अब्रॉड से खरीदी, ठीक है, अब उसका जो है कोई पार्ट ही इंडिया में नहीं मिलता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है उससे रिलेटेड ऑयल है या फिर कुछ भी चीज़ है, ठीक है, जो इंडिया में नहीं मिलती है, तो वो ऑब्वियसली आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो सेकंड हैंड, तो सेकंड हैंड इंपोर्ट कर लोगे, तो ये फ्रीली इंपोर्टेड है, ये फ्रीली इंपोर्टेबल चीज़ें हैं। और जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें आपकी रिस्ट्रिक्टेड है, बाकी सारी चीज़ें आपकी रिस्ट्रिक्टेड है फॉर द इंपोर्ट, ठीक है। ऑफकोर्स कुछ कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग इन्हें इंपोर्ट आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक टाइम के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। इसके बाद अपन आते हैं इंपोर्ट ऑफ आइटम्स अंडर द एडवांस ऑथराइजेशन EOU सेज इनेबल्ड यूनिट कंप्लायंस टू मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। तो जो भी आप इंपोर्ट करते हो उस पे जो है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जो आपके इशूड हैं वो इन्हें सेटिस्फाई करने चाहिए। सो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स आर रेगुलेटरी मैंडेट्स इशूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट मीट द स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टिपिकली इशूड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, दैट इज BIS। तो BIS जो है वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जो है इशू करता है, एंड जो भी अपन इंपोर्ट कर रहे हैं वो उसको कंप्लाई करना चाहिए। अगर वो इसे कंप्लाई नहीं करता तो अपन उसे इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अपन आते हैं एडवांस ऑथराइजेशन पे। तो एडवांस ऑथराइजेशन के लिए क्या क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं कि प्री इंपोर्ट कंडीशन है, प्री इंपोर्ट कंडीशन आपकी है। प्री इंपोर्ट कंडीशन क्या होती है अपन आगे देखने वाले हैं। सो एक तो प्री इंपोर्ट कंडीशन होती है, दूसरा डीम्ड एक्सपोर्ट पे अलाउड नहीं होता, डीम्ड एक्सपोर्ट पे आपको एडवांस ऑथराइजेशन नहीं मिलेगी। EOU की बात करें तो अगेन डीम्ड एक्सपोर्ट पे आपको एडवांस ऑथराइजेशन जो है नहीं मिलेगी। SEZ की बात करें तो फिजिकल एक्सपोर्ट पे ही आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिलती है, यानी कि डीम्ड एक्सपोर्ट पे आपको एडवांस ऑथराइजेशन नहीं मिलती है। उसके अलावा प्रोविजंस रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अपन इंपोर्ट ऑफ गुड्स देख लिया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के रिलेटेड भी आपको शॉर्ट में प्रोविजंस दे रखे हैं। तो क्या क्या है, एक तो बेनिफिट ऑफ सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर्स। सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर्स क्या होता है, तो देखो क्या हो सकता है कि अपन कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ वर्क है जो कि अपन ने आउटसोर्स कर रखा है फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग। तो जो अपन अपने जो सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना उसे अपन सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर बोलते हैं। सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर इज द पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स फॉर अ मर्चेंट एक्सपोर्टर और अ मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर अंडर अ स्पेसिफिक ऑथराइजेशन। Names of both supporting manufacturer as well as the merchant exporter must figure in the concerned export document। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट जो भी आपका बिल ऑफ एक्सपोर्ट है, शिपिंग बिल है, ठीक है, उस पर आपको दोनों का नेम आपको लिखना पड़ेगा, जो कि एक्चुअल आपका एक्सपोर्टर है, जैसे कि मर्चेंट एक्सपोर्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर है वो, और जो आपका सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर है उसका भी आपको नेम लिखना पड़ेगा। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट, थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट में क्या होता है कि एक्सपोर्ट अपन कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट किसी के थ्रू कर रहे हैं, अपन डायरेक्टली अपन एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। तो थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट इज अलाउड, and third party export means exports made by the exporter or manufacturer on behalf of another exporter, on behalf of the another exporter, and export documents indicate names of both the manufacturer exporter or manufacturer and the third party exporter, दोनों के नाम उस पर मेंशन होने चाहिए। एंड BRC SDF यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, BRC SDF एक्सपोर्ट ऑर्डर इनवॉइस पे भी दोनों के नाम मेंशन होने चाहिए। इन सब चीज़ों पे आपके दोनों के नाम मेंशन होने चाहिए। सैंपल्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी लिमिट। यहाँ पे उधर अपनी लिमिट थी 3 लाख रुपए तक, और उसके अलावा भी कुछ आइटम्स ऐसे थे जहाँ पे अपन को प्रोहिबिशन थी। यहाँ पे कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, फ्रीली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी आइटम्स को, किसी भी एज अ सैंपल्स, ठीक है। गिफ्ट की बात करें तो 5 लाख रुपए तक के गिफ्ट, 5 लाख रुपए तक के गिफ्ट आप फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद ये लास्ट कि पेमेंट्स और रिसीट्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, पेमेंट एंड रिसीव ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो इसकी बात करते हैं। तो एक्सपोर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपके किसी भी डिनोमिनेशन में हो सकते हैं, इंडियन रुपीज़ में भी हो सकते हैं। आपको फॉरेक्स में पेमेंट रिसीव करना है, लेकिन जो आपकी इनवॉइस बन रही है, फिर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो किसी भी करेंसी में हो सकता है। उसके अलावा नॉन रिलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, इफ एन एक्सपोर्टर फेल्स टू रिलाइज द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स विद इन टाइम लिमिट स्पेसिफाइड बाय द RBI, ही शैल बी लायबल टू रिटर्न ऑल द बेनिफिट्स इंसेंटिव्स अवेल्ड। देखो RBI जो है वो आपकी टाइम लिमिट डिसाइड करती है कि इस पीरियड के अंदर अंदर आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को जो है रिलाइज कर देना है, ठीक है। या फिर अगर सपोज नेपाल या भूटान है तो उस केस में इंडियन करेंसी में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। तो उस इंडियन करेंसी को आपको सर्टन टाइम में प्रोक्योर कर लेना है। तो अगर आप उस सर्टन टाइम में उसको आप नहीं रियलाइज कर पाते हो देन जो भी एक्सपोर्ट बेनिफिट आपको मिला आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। तो इसी के साथ इसकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। तो इसके अपन अब सेकेंड यूनिट पे आते हैं। थैंक्स। सो अपन सेकेंड यूनिट पे आते हैं। तो सेकेंड यूनिट पे आती है अपना आ जाता है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। सो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम अपन ने फर्स्ट यूनिट में भी देखा था, लेकिन वहाँ पे अपन ने डिटेल में नहीं देखा था। अपन यहाँ पे एडवांस ऑथराइजेशन भी डिटेल में समझने वाला है। एडवांस ऑथराइजेशन एक बार आपने समझ लिया तो मोस्टली आपका ऐसा समझ लो अराउंड 40% ऑफ द सेकंड यूनिट आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एडवांस ऑथराइजेशन पे आते हैं, बड़ा ईजी है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंगली समझते हैं। सो एक सेकेंड, हाँ,
आइटम्स विच कैन बी इम्पोर्टेड ड्यूटी फ्री अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, तो कौन कौन से आइटम्स को अपन ड्यूटी फ्री एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं? इनपुट्स फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन एक्सपोर्ट्स, जो भी इनपुट्स आप एक्सपोर्ट में यूज़ करोगे उनको अपन इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फ्यूल ऑयल एंड कैटलिस्ट, फ्यूल ऑयल एंड कैटलिस्ट जो भी अपन यूज़ करेंगे उसको भी अपन इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्पेस होते हैं, मैंडेटरी स्पेस होता है, उनको भी 10% ऑफ द FOB वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट्स अपन इंपोर्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे नहीं लिखा है, आगे चल के आएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली 3 चीज़ें अपन इंपोर्ट कर सकते हैं, इनपुट फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन एक्सपोर्ट, फ्यूल ऑयल एंड कैटलिस्ट एंड स्पेस अप टू 10% ऑफ वैल्यू। आगे चलते हैं। अब कौन कौन एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है? तो एक तो जो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर या फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर है। मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या होती है मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपका सिर्फ फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड बिजनेस है, अगर फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड बिजनेस है, देन इन दैट केस सिर्फ मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर जो है वो एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि इस केस में मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। एलिजिबल सप्लाई, अब कब कब आप एडवांस ऑथराइजेशन को यूज कर सकते हो? फिजिकल एक्सपोर्ट में इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट टू SEZ यूनिट्स, इंटरमीडिएट सप्लाई में भी आप एडवांस ऑथराइजेशन को यूज कर सकते हो, और डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में भी आप एडवांस ऑथराइजेशन को यूज कर सकते हो। ये अपन ने पहले देख चुके हैं डीम्ड एक्सपोर्ट्स क्या होता है। ठीक है, वही अपना EOU वाला, गोल्ड वाला PSU द्वारा, ठीक है, वो सब चीज़ आपकी डीम्ड एक्सपोर्ट में आती है। उसके बाद सप्लाई ऑफ स्टोर्स ऑन बोर्ड ऑफ फॉरेन गोइंग वेसल एंड एयरक्राफ्ट, उस केस में भी आप एडवांस ऑथराइजेशन का यूज कर सकते हो। अब बेसिस फॉर इशुएंस ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन, तो एडवांस ऑथराइजेशन किस चीज़ के बेसिस पे इशू की जाएगी? या तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, जिसे कि अपन साइन बोल देते हैं, ठीक है, या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे, या फिर नॉर्म्स स्टैब्लिश बाय द नॉर्म्स कमेटी के बेसिस पे, या फिर सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम है एक आपकी, उसके बेसिस पे भी आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिल सकती है। साइन, सेल्फ डिक्लेरेशन, नॉर्म्स कमेटी के नॉर्म्स और सेल्फ रेटिफिकेशन के थ्रू अपन एडवांस ऑथराइजेशन ले सकते हैं। अब सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम होती क्या है? तो जहाँ पे कोई भी साइन या फिर वैलिड एडहॉक नॉर्म्स नहीं है इंडस्ट्री में, जहाँ पे या तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म डिफाइन नहीं है, और उसके साथ ही कोई भी एडहॉक नॉर्म्स भी नहीं है इंडस्ट्री के, या फिर जहाँ पे एक्सपोर्टर इंटेंड करता है टू यूज एडिशनल इनपुट्स। एडिशनल इनपुट्स का ये मतलब नहीं है कि सपोज किसी मटेरियल को बनाने में कोई प्रोडक्ट आपका 2 kg लगता है तो उसकी जगह आप 3 kg यूज़ करो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि अगर किसी मटेरियल को बनाने में सिर्फ X यूज़ होता है तो उसकी X + Y आप यूज़ कर रहे हो, X + Y आप यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब एक एडिशनल इनपुट आप यूज़ कर रहे हो। तो ये यहाँ पे एडिशनल इनपुट का ये यहाँ पे मतलब होता है। तो जहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स नहीं है, या फिर वैलिड एडहॉक नॉर्म्स नहीं है, या फिर जहाँ पे अपन एडिशनल इनपुट को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे अपन सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अब सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम में क्या होगा कि जो सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम ऑप्ट करता है वो वाले केसेस आपके नॉर्म्स कमेटी को रेफर नहीं होंगे, इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देना पड़ेगा जो कि सर्टिफाइड होगा बाय द सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड इंजीनियर। सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड इंजीनियर से आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा और एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम में। आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी टू ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। अब कौन कौन एलिजिबल है फॉर दी एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम? ठीक है, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है? ठीक है, सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम यहीं तक थी। ठीक है, ये यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है, यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अपन आते हैं, मतलब जो अपन कंटिन्यू कर रहे थे एडवांस ऑथराइजेशन। तो एडवांस ऑथराइजेशन कौन कौन ऑप्ट कर सकता है? तो कोई भी एक्सपोर्टर, या तो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर या मर्चेंट एक्सपोर्टर, जैसे कि अपन ने पहले बात कर भी चुके हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल के केस में आपका मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर ही रहता है, बाकी आपका मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर या फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर जो कि होल्ड करता है AEO सर्टिफिकेट, जो AEO सर्टिफिकेट है वो आपको होल्ड करता है, या तो होल्ड करता है, या फिर 2 स्टार और अबव एक्सपोर्ट हाउस है, 2 स्टार या अबव का एक्सपोर्ट हाउस है। देन दैट केस अगर एप्लीकेशन भी उसने सबमिट कर रखी है ना फॉर द ग्रांट ऑफ AEO सर्टिफिकेट, वो भी एलिजिबल हो जाएगा। तो कौन कौन एलिजिबल है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के लिए? या तो जो AEO सर्टिफिकेट ऑप्ट करता है, मतलब होल्ड करता है, ठीक है, या फिर जिसने एप्लीकेशन डाल रखी है फॉर द AEO सर्टिफिकेट, लेकिन एप्लीकेशन किसके द्वारा होनी चाहिए? बाय 2 स्टार और अबव एक्सपोर्ट हाउस के द्वारा ही होनी चाहिए। तो ये लोग आपके एडवांस ऑथराइजेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन DGFT जो है, DGFT में डिनाई एडवांस ऑथराइजेशन बेस्ड ऑन इट्स रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल। DGFT अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बेसिस पे चाहे तो एडवांस ऑथराइजेशन को डिनाई भी कर सकता है। एडवांस ऑथराइजेशन जब रहती है तो वहाँ पे प्री इंपोर्ट कंडीशन रहती है, यानी कि क्या मतलब है इसका? कि जो भी आप एक्सपोर्ट करने वाले हो उसके लिए पहले जो उसमें गुड्स यूज होंगे ना, वो आप पहले इंपोर्ट करो और उसके बाद उन गुड्स को उस चीज़ में यूज़ करो और फिर उसको एक्सपोर्ट करो। पहले इंपोर्ट करो और फिर एक्सपोर्ट करो, ये आपकी प्री इंपोर्ट कंडीशन रहती है। तो ये आपकी एडवांस ऑथराइजेशन में रहती है। अब वैलिडिटी पीरियड फॉर इंपोर्ट क्या होगा? वैलिडिटी पीरियड फॉर इंपोर्ट क्या है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट है तो फिर कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरेशन, ठीक है, या फिर
नॉर्मली 12 मंथ्स आपका वैलिडिटी पीरियड रहता है फॉर द एडवांस ऑथराइजेशन विच एवर इज लेटर। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है तब तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और 12 मंथ्स विच एवर इज लेटर, और नॉर्मली आपका 12 मंथ्स रहता है आपका एडवांस ऑथराइजेशन का पीरियड। रीवैलिडेशन भी ले सकते हो आप फॉर 12 मंथ्स, रीवैलिडेशन पर 12 मंथ्स के लिए ले सकते हो, लेकिन सिर्फ एक बार अलाउ होती है रीवैलिडेशन, सिर्फ एक बार अलाउ होती है। आगे चलते हैं, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो अभी तक क्या था, अभी तक जो भी अपन एडवांस ऑथराइजेशन देख रहे थे ना, वो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए थे, जो मैंने आपको वैलिडिटी बताई, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए कि आपने एडवांस ऑथराइजेशन ले लिया तो 12 महीने के अंदर आपको वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कर देना है। लेकिन सपोज अपना तो यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस ही है, तो अपन हर बार थोड़ी ना एडवांस ऑथराइजेशन लेते बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। सो अपन क्या कर सकते हैं कि एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन ले सकते हैं, कि एनुअली हम जितना भी एक्सपोर्ट करेंगे, जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए आपको एडवांस ऑथराइजेशन ग्रांटेड है। सो एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन कैन ओनली बी इशूड फॉर आइटम्स नोटिफाइड इन साइन। जो SION में जो नोटिफाइड आइटम्स हैं उन्हीं के लिए आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगी एनुअल रिक्वायरमेंट वाली। पहले अपन ने देखा था ना कि साइन हो गया, फिर आपके सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम हो गई, उसके अलावा आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन स्कीम थी, नॉर्म्स बाय नॉर्म्स कमेटी थे, उसके बेसिस पे आप एडवांस ऑथराइजेशन ले सकते थे। बट इन केस आपका जो है एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन ले रहे हो, तो सिर्फ आप उन्हीं गुड्स के अगेंस्ट में ले सकते हो जिन पे साइन नोटिफाइड है। ठीक है, एंड एडहॉक नॉर्म्स के बेसिस पे आपको साइन नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड अगर आप एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन ले रहे हो तो आपकी 2 प्रीसीडिंग ईयर्स में एटलीस्ट आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, सॉरी आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए एटलीस्ट 2 प्रीसीडिंग ईयर्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा एंटाइटलमेंट इन टर्म्स ऑफ CIF वैल्यू ऑफ इंपोर्ट शैल बी 300% ऑफ द FOB वैल्यू ऑफ द फिजिकल एक्सपोर्ट और FR वैल्यू इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 1 करोड़ रुपीज विच एवर इज हायर। तो ये क्या आपको बता रखा है कि जो भी आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगी ना, ऐसा नहीं है कि आप कितना भी एक साल के अंदर इंपोर्ट कर रहे हो आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिलती जाएगी, उसकी एक लिमिट होगी। लिमिट क्या होगी, या तो 300% ऑफ द एक्सपोर्ट्स, 300% ऑफ द एक्सपोर्ट्स इन दी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, 300% ऑफ द एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स के केस में अपन क्या लेते हैं, अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, एक्सपोर्ट्स के केस में अपन लेते हैं FOB वैल्यू के लेते हैं, लेकिन अगर डीम्ड एक्सपोर्ट है इन दैट केस अपन FR वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट ले लेते हैं। तो उसका जो 300% आएगा ना, उतनी तक आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगी, बट मैक्सिमम अप टू 1 करोड़ रुपीज, आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिल सकती है। अब जो एडवांस ऑथराइजेशन होती है, यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन का भी क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे आपकी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है जो आपको फुलफिल करनी होती है। तो ये बोलती है वैल्यू एडिशन आपको करना पड़ेगा मिनिमम कितना करना पड़ेगा, 15% आपको मिनिमम वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा अगर आप एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन लेते हो। ठीक है, वैल्यू एडिशन कैसे आप निकालोगे, A - B डिवाइडेड बाई B इंटू 100। ए क्या है, ए आपकी FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स या फिर FOR वैल्यू इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट्स। B क्या है, CIF वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, B है आपकी CIF वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इंटू 100। A - B डिवाइड बाई B इंटू 100। तो आपको मिनिमम 15% की वैल्यू एडिशन रखनी पड़ेगी। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना कि आप चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ सामान इंपोर्ट कर सकते हो सकता है यार आपका सप्लायर ने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ सामान दे दिया। सो जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सामान मिला ना, उसकी नोशनल वैल्यू ऑफ द फ्री ऑफ कॉस्ट इनपुट इज एडेड टू द CIF वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड FOB वैल्यू। उसकी नोशनल वैल्यू का आपको जो B था आपका उसमें ऐड कर देना, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा एक चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इंपोर्ट ऑफ मैंडेटरी स्पेस, तो आप 10% ऑफ द CIF वैल्यू ऑफ द ऑथराइजेशन तक आप इंपोर्ट कर सकते हो आपके स्पेस। तो अपन 3 चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं बेसिकली, एक तो जो भी आपके इनपुट्स हैं वो, दूसरे आपके जो भी ऑयल कैटलिस्ट वगैरह हैं वो, और एक आपकी स्पेयर पार्ट्स, लेकिन मैक्सिमम टू 10% ऑफ द एडवांस ऑथराइजेशन। आगे चलते हैं, एक्चुअल यूजर कंडीशन भी एडवांस ऑथराइजेशन में ही। इसका क्या मतलब होता है कि जो भी आपने इंपोर्ट्स किए हैं और जिनके अगेंस्ट भी आपने एडवांस ऑथराइजेशन ली है, वो एक्चुअली आपके द्वारा ही यूज़ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने किसी और को बेच दिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी और को बेच दिए। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कई जगह क्या होता है, आगे अपन देखने वाले हैं कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी हो जाती है ना, उसके बाद अपन जो एक्चुअल यूजर कंडीशन है वो खत्म हो जाती है। जब तक आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंडीशन है वो है, तब तक तो एक्चुअल यूजर कंडीशन रहती है, लेकिन उसके बाद लैप्स हो जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, एक्चुअल यूजर कंडीशन आपकी हमेशा रहेगी अगर आपने एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट लिया है किसी इंपोर्ट्स के अगेंस्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड, तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड क्या है, 90 डेज के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी आपने इंपोर्ट्स लिए हैं उसको आपको विद इन 90 डेज ऑफ द क्लियरेंस ऑफ द इंपोर्ट कंसाइनमेंट आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड नो एक्सटेंशन इन EOP शैल बी अलाउड, कोई भी एक्सटेंशन इस चीज़ में अलाउड नहीं होगी आपको। ऑडिट या स्पेशल ऑडिट, तो नॉर्म्स कमेटी चाहे तो आपकी स्पेशल ऑडिट या ऑडिट करा सकती है, आपकी करा सकती है जो भी बंदा एडवांस ऑथराइजेशन ले रहा है। और एक बात ध्यान रखना, अगर किसी बंदे की ऑडिट होगी उसके बाद भी उसकी स्पेशल ऑडिट हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरी तो ऑडिट होगी तो अब स्पेशल ऑडिट हो ही नहीं सकती।
ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम, ये आपकी दूसरी स्कीम आ गई। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम सिमिलर टू एडवांस ऑथराइजेशन, थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी अलग क्या है, इसको प्रोक्योर करना ईजी है, इस स्कीम को अवेल करना ईजी है, बट एट द सेम टाइम इसमें बेनिफिट्स भी कम है, वो अपन आगे चल के देखने वाले हैं। तो क्या है कि दीज ऑथराइजेशन शैल बी इशूड ओनली फॉर द प्रोडक्ट्स फॉर विच साइन हैज बीन नोटिफाइड। ठीक है, जिसके लिए SION जो है नोटिफाइड है, उसके अगेंस्ट में ही ये आपको एडवांस यही आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन आपको मिल सकती है। ठीक है, DFA आपको तभी मिलेगा जब आपका साइन नोटिफाइड है। उसके अलावा इंपोर्ट ऑफ टायर अंडर DFA इज नॉट अलाउड। इंपोर्ट ऑफ टायर स्पेसिफिकली डिसअलाउ किया गया है इन दी DFIA स्कीम। उसके अलावा एक जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, जो आपका एडवांस ऑथराइजेशन है, एडवांस ऑथराइजेशन में आपको हर टाइप की कस्टम ड्यूटी की आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, लेकिन जब अगर अपन DFIA की बात करें तो DFIA में सिर्फ आपको BCD की एग्जम्पशन मिलती है, सिर्फ BCD की एग्जम्पशन आपको मिलती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस पे आपको मिलती है, पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस पे आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिलती है। एंड एप्लीकेशन बिफोर स्टार्टिंग एक्सपोर्ट अंडर DFA आपको फाइल करनी पड़ेगी। तो पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस पे आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिलती है। इसका क्या मतलब है कि पहले आपने एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बाद आपको जो भी इनपुट्स आप प्रोक्योर कर रहे हो उसके लिए आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगी। मतलब पहले आप एक्सपोर्ट करो, उस एक्सपोर्ट को हम जज करेंगे एंड उसके बेसिस पे हम आपको DFA देंगे। ये उल्टा हो गया थोड़ा सा एडवांस ऑथराइजेशन। एडवांस ऑथराइजेशन में क्या था, पहले इंपोर्ट करो फिर एक्सपोर्ट करो, यहाँ पे पहले एक्सपोर्ट करो और फिर इंपोर्ट करो। एंड अपन एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उससे पहले अपन को DFA के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट से पहले अपन को DFA के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड किसी इनपुट के लिए अगर एक्चुअल यूजर कंडीशन स्पेसिफाइड है, किसी इनपुट के लिए अगर एक्चुअल यूजर कंडीशन स्पेसिफाइड है, तो वहाँ पे अपन DFA का बेनिफिट नहीं ले सकते, मिनिमम वैल्यू एडिशन इस केस में 20% है, उधर 15% है, यहाँ पे 20% है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रीजनल अथॉरिटी में इशू ट्रांसफरेबल DFI है, DFI आपका ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ DFI कितने पीरियड के लिए वैलिड है, तो एक्सपोर्ट शेल बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। एंड DFI इज वैलिड फॉर 12 मंथ्स एंड कोई भी फर्दर वैलिडेशन आपकी नहीं होगी, कोई भी फर्दर आपकी रिवैलिडेशन नहीं होगी इस केस में। आगे चलते हैं। अब अपना जो है DFI भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आगे के टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आगे क्या बोलता है, इंपोर्टेबिलिटी एक्सपोर्टेबिलिटी ऑफ आइटम्स विच आर प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड और रिजर्व फॉर STs। ठीक है, तो प्रोहिबिटेड आइटम्स की पहले बात कर लेते हैं। सो कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होगा जो भी प्रोहिबिटेड आइटम्स है, प्रोहिबिटेड आइटम्स का कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा अंडर दी एडवांस ऑथराइजेशन और DFI स्कीम। लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम मे बी अलाउड अंडर दी एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम प्रोवाइडेड इट इज सेपरेटली सो नोटिफाइड। वैसे तो देखो नॉर्मली इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा DFI और एडवांस ऑथराइजेशन में प्रोहिबिटेड आइटम्स का, लेकिन अगर सेपरेटली किसी गुड्स को नोटिफाई कर दिया तो उनका आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, दैट टू अंडर दी एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे आते हैं ST से जो रिजर्व आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ST से रिजर्व जो आपके गुड्स हैं उनका अपन किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। तो आइटम्स रिजर्व फॉर इंपोर्ट बाय STs कैन नॉट बी इंपोर्टेड अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन DFI। नॉर्मली आप नहीं इंपोर्ट कर सकते जो भी आइटम्स आपके रिजर्व है फॉर दी STs, लेकिन आप एक्सपोर्ट जरूर कर सकते हो, जो भी आपके STs के रिजर्व आइटम्स अंडर दी DFI है या फिर एडवांस ऑथराइजेशन, प्रोवाइडेड आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया फ्रॉम सच ST। आपने स्टेट जो ST है उससे आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद आप फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स की बात करें तो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे आपकी कोई भी डिसअलाउंस नहीं है, नॉर्मली अलाउड है, अनलेस स्पेसिफिकली अगर डिसअलाउ कर दिया तो फिर अलाउड नहीं है, अदरवाइज वो अलाउड है। ठीक है, एंड एक्सपोर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड और स्कॉमेट आइटम्स सब्जेक्ट टू कंडीशनलिटीज। मतलब कुछ रिस्ट्रिक्टेड आइटम या स्कॉमेट का आइटम है तो उसके लिए कुछ कंडीशन दे रखे हैं, उसके बेसिस पे आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपकी कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं है, आप फ्रीली इसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। डोमेस्टिक सोर्सिंग ऑफ इनपुट्स, तो क्या आप डोमेस्टिक सोर्सिंग कर सकते हो इनपुट्स, क्योंकि मैंने अभी तक आपको बताया कि एडवांस ऑथराइजेशन DFI में क्या होता है कि आप जो भी एक्सपोर्ट करने वाले हो उसके लिए जो भी आप इंपोर्ट करते हो ना उसके अगेंस्ट में आपको ड्यूटी का बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि होल्डर ऑफ एनी एडवांस ऑथराइजेशन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन कैन प्रोक्योर इनपुट्स फ्रॉम द इंडिजिनियस सप्लायर्स या फिर स्टेट ट्रेड एंटरप्राइज EOU BTP STB एटसेट्रा इन लिeu ऑफ द डायरेक्ट इंपोर्ट। तो आप डायरेक्टली इंडिजिनियस सप्लायर से भी आप प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो, यह बात आपको कह दी गई है अंडर DFI एंड एडवांस ऑथराइजेशन। अब ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के ऊपर आते हैं। तो अपन ने दो स्कीम सीख ली थी, DFI और एडवांस ऑथराइजेशन, ये आपकी तीसरी स्कीम आई है। तो ये बहुत छोटी सी स्कीम है, इसमें क्या बोला गया है कि सप्लायर्स हु आर अनेबल टू अवेल एनी ऑफ द स्कीम्स कैन अवेल ड्यूटी ड्रॉबैक। जिनको आपको एग्जम्पशन नहीं मिल पा रही तो आपको
तो आप क्या करो, ड्यूटी ड्रॉबैक ले लो, ड्यूटी ड्रॉबैक वाली स्कीम ले लो। तो ड्यूटी ड्रॉबैक इज ग्रांटेड व्हेन एन इंपोर्टेड मटेरियल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स व्हिच आर देन एक्सपोर्टेड एज वेल एज व्हेन इंपोर्टेड गुड्स आर री एक्सपोर्टेड एज इट इज। तो ये दोनों केसेस में आपको मिल जाती है। एक तो आप इंपोर्टेड मटेरियल्स को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर आप कुछ इंपोर्ट किया आपने और फिर आप उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का आपको बेनिफिट मिल जाता है। आगे आते हैं, इसके बाद आपकी रोड टैप स्कीम। रोड टैप स्कीम क्या होता है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन दी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। तो इस केस में आपका क्या हो जाता है कि पहले तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस स्कीम के। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि कोई भी आपके टैक्सेस ड्यूटीज या लेवीज लग रहे हैं अंडर एट दी सेंट्रल स्टेट या लोकल लेवल, जो कि एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स में बॉर्न हो रहे हैं, जो कि एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स में बॉर्न हो रहे हैं, इंक्लूडिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स। मतलब जो भी आपके टैक्सेस ड्यूटीज हैं या फिर लेवीज हैं जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज लगा रही हैं, जिनका अबव किसी स्कीम में ड्रॉबैक या फिर एग्जेम्पशन नहीं मिला, तो उसका यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, उससे रिलेटेड आपको बेनिफिट मिल जाएगा, वेदर वो जो टैक्सेस हैं वो आपके प्रोडक्शन पे चार्ज हुए हैं या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन पे चार्ज हुए हैं, तो भी उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा रोड टैप स्कीम में। सेलेंट फीचर्स क्या है कि आपको जो रिबेट मिलेगी अंडर द रोड टैप स्कीम वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफरेबल ई स्क्रिप्ट मिलेगी। ट्रांसफरेबल ई स्क्रिप्ट के फॉर्म में आपको रिबेट मिलेगी अंडर द रोड टैप स्कीम। एंड जो ई स्क्रिप्ट आपको मिली है उसका क्या आप यूज़ करोगे, उसको आप बीसीडी पे करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और जो आपको ई स्क्रिप्ट मिली है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल भी है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। एंड जब आपको मिलेगी, जो आपको ई स्क्रिप्ट मिल रही है उस पर एक वैल्यू कैप पर यूनिट जरूर रहेगी, ऐसा नहीं कि कितनी मिल जाएगी। इनएलिजिबल सप्लाईज और आइटम्स और कैटेगरीज अंडर दी रॉड टैप स्कीम। तो कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पे आपको रॉड टैप स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन द सेम और सब्सटेंशियल सेम फॉर्म, अगर आप बिना किसी चेंज किए सेम तरीके से उसे एक्सपोर्ट कर दे रहे हो तो उस केस में आपको रोड टैप स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि बेसिकली ट्रेडर्स को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, उसमें कुछ मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तभी आपको रोड टैप स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। प्रोडक्ट्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड फॉर एक्सपोर्ट अंडर दी FTP, जो रिस्ट्रिक्टेड है या फिर जो प्रोहिबिटेड है उस केस में भी आपको जो है रोड टैप स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में भी आपको रोड टैप स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सप्लाईज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द DT यूनिट्स टू SEZ और FTWZ यूनिट्स, यानी कि सेल्स यूनिट्स को आप अगर कुछ भी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपको रोड टैप स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड पार्टली और होली इन दी वेयर हाउस, अगर कोई भी वेयर हाउस में आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है पार्टली और होली, तो उस केस में आपको रोड टैप स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और गुड्स विच हैव बीन टेकन इनटू यूज आफ्टर द मैन्युफैक्चर, जो कि आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग यूज लिए जा चुके हैं, उस केस में भी आपको रोड टैप स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब EPCG स्कीम पे अपन आते हैं। EPCG स्कीम, तो EPCG स्कीम क्या बोलती है, EPCG परमिट्स एक्सपोर्टर्स टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स एट जीरो कस्टम ड्यूटीज पे आप कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो अगर आपने EPCG स्कीम ले रखी है, ठीक है, या फिर आप उसे प्रोक्योर भी कर सकते हो इंडिजिनियसली विदाउट पेइंग ड्यूटी इन दी प्रिस्क्राइब्ड मैनर। आप इंडिजिनियसली प्रोक्योर कर सकते हो या फिर इंपोर्ट भी कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी कैपिटल गुड्स को। एलिजिबल एक्सपोर्टर्स कौन कौन है, मतलब किस किस को आपको मिल जाएगी आपको EPCG स्कीम, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स को मिल जाएगी, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को मिल जाएगी और सर्विस प्रोवाइडर्स को भी ये मिल जाएगी। ये तीनों को आपको मिल जाएगी, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। यानी कि जो मैन्युफैक्चर्स है आपके, वो जो आपके ट्रेडर्स हैं यानी कि आपके मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी, और जो सर्विस सेक्टर में डील करते हैं सर्विस एक्सपोर्टर्स को भी आपको EPCG स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। एलिजिबल कैपिटल गुड्स क्या है, तो कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स इन दी CKD या SKD कंडीशन, सेमी नॉकडाउन या फिर कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन में अगर कोई कैपिटल गुड्स हैं तो वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स, उसके लिए भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। स्पेस, मोल्ड, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स, टूल्स एंड रिफैक्ट्रीज, इनका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और कैटलिस्ट जो है इसको भी आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो अंडर दी EPCG स्कीम। एप्लीकेबिलिटी ऑफ IGST एंड GST कंपनसेशन सेस, so capital goods imported under the EPCG authorization are also exempt from the IGST and compensation cess। तो आपको IGST और compensation cess की भी exemption यहाँ पे मिल जाएगी अगर आपने इंपोर्ट किया या फिर आपने प्रोक्योर किया इंडिजिनियसली कोई भी कैपिटल गुड्स अंडर दी EPCG स्कीम। अब एक्चुअल यूजर कंडीशन, इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स शैल बी सब्जेक्ट टू द एक्चुअल यूजर कंडीशन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज कंप्लीटेड। तो ये मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि जो एडवांस ऑथराइजेशन थी वहाँ पे तो आपको जो एक्चुअल यूजर कंडीशन थी वो कंप्लीट थी, ठीक है। मतलब आपने अगर एडवांस ऑथराइजेशन किसी इंपोर्ट्स के अगेंस्ट में ले ली तो आप उसे फिर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसका आपको खुद ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपने उसे किसी अदर एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं लिया है, मतलब अगर आपने जो इंपोर्ट्स किए हैं वो यदि EPCG स्कीम की है, इन दैट केस अगर एक बार आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट होगी ना, उसके बाद फ्रीली आप बेच भी सकते हो गुड्स को जिस पे आपने
EPCG ऑथराइजेशन यूज़ की थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। वैलिडिटी 24 महीने की वैलिडिटी ऑफ द EPCG ऑथराइजेशन। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या होती है? अब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मैंने आपको बताया था, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपकी एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में क्या होगी। देखो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एडवांस ऑथराइजेशन थी वहाँ पे तो आपकी 15% आपकी वैल्यूडेशन की एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन थी। ठीक है, जो आपकी DFI स्कीम थी वहाँ पे 20% की कंडीशन थी। अब यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है? तो यहाँ पे दो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आती है, एक तो स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन और एक आपकी एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो इसमें क्या बोला है कि 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव टू बी फुलफिल्ड इन 6 ईयर्स। जो आपने जो आपको स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन है दैट अंडर द EPC स्कीम इज इक्विवेलेंट टू 6 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी सेव्ड ऑन कैपिटल गुड्स imported under the EPC scheme to be fulfilled in 6 years reckoned from the authorization issue date. Specific EU is over and above the average export obligation. तो एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के अलावा आपको स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी मिल जाती है। तो ये क्या बोलती है कि import under the EPCG scheme shall be subject to an export obligation equivalent to 6 times of the duties, taxes and cess saved on capital goods to be fulfilled in 6 years reckoned from the date of issue of advance authorization. तो जितनी भी आपने ड्यूटी सेव कर लिया ना यार, उसका एटलीस्ट आपको 6 टाइम एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव करनी पड़ेगी, तभी आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अचीव होगी। उसके अलावा एक एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी है। एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या होती है? जो आपके प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर्स है ना, जो आपके प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर्स है उसमें जो एवरेज लेवल एक्सपोर्ट्स रहा है उसको आपको अचीव करना पड़ेगा फॉर दी ओवरऑल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड। ओवरऑल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड में आपको उसको अचीव करना पड़ेगा एंड ये कंडीशन आपको हर ईयर फुलफिल करनी पड़ेगी। जो एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की कंडीशन है ये आपको हर साल फुलफिल करनी पड़ेगी। ये बात भी यहाँ पे बोल देता है। पिछले 3 साल में जितना भी आपने एवरेज एक्सपोर्ट किया ना यार, वो आपको हर साल आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, सिंपली ये आपको कहा गया है। उसके अलावा अगर इंडिजिनियस सोर्सिंग करते हो आप कैपिटल गुड्स की, अगर आप इंडिया में कैपिटल गुड्स को परचेज करते हो, देन जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है ना, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी आपके लिए, वो 25% कम हो जाएगी। यानी कि स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन सर्विस 75% ऑफ द 6 टाइम्स, 75% ऑफ द 6 टाइम्स आपकी हो जाएगी स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। लेकिन जो एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है उसमें कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। इंसेंटिव्स फॉर अर्ली फुलफिलमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो अगर आप 75% या उससे ज़्यादा की स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को विद इन दी हाफ पीरियड कंप्लीट कर लेते हो तो फिर जो रिमेनिंग आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है वो कंडोन हो जाएगी। रिमेनिंग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपकी कंडोन हो जाएगी। यानी कि क्या बोला गया है कि जितनी भी आपकी स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बन रही थी ना, उसको अपने हाफ पीरियड में, यानी कि 6 साल अलाउड थे, ठीक है, 6 साल का मतलब 3 साल के अंदर अंदर अगर आपने 75% तक अगर आपने फुलफिल कर लिया ना, तो फिर इन दैट केस जो बची हुई आपकी स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है वो लैप्स हो जाएगी, वो कंडोन हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है आपको 100% हर साल में कंप्लीट करनी है, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे अपना EPCG स्कीम भी ओवर हुई। इसके बाद अपना है EOU, ESTP, STP या BTP। तो यूनिट्स अंडरटेकिंग टू एक्सपोर्ट देयर एंटायर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मे बी सेटअप अंडर दीज स्कीम्स। तो जो भी यूनिट बोलती है कि यार मैं तो अपना सारा ही जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट करूंगी, उसको आप EOU, ESTP, STP या BTP स्कीम में आप सेटअप कर सकते हो। एंड ट्रेडिंग यूनिट्स यहाँ पे कवर नहीं होती, ट्रेडिंग यूनिट्स आपको यहाँ पे कवर नहीं होती, ठीक है। अब EOU, ESTP, STP, BTP यूनिट्स में एक्सपोर्ट ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड में, ठीक है। तो सारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं विदाउट ड्यूटीज आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अनलेस दे आर प्रोहिबिटेड, अगर आप इनमें से किसी भी स्कीम के अंडर कवर्ड हो। और इंपोर्ट भी कर सकते हो आप ऑल टाइप ऑफ गुड्स, इंपोर्ट भी कर सकते हो आप ऑल टाइप ऑफ गुड्स। उसके अलावा प्रोक्योरमेंट फ्रॉम गुड्स फ्रॉम द DTA वुड बी ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल GST। तो क्या बोलता है कि एक्सपोर्ट आप कुछ भी कर सकते हो एक्सेप्ट दी प्रोहिबिटेड आइटम्स, इंपोर्ट आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप DTA से कुछ खरीद रहे हो, अगर आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कुछ भी खरीद रहे हो, दैन इन दैट केस आपको ड्यूटी पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको जो गुड्स हैं वो खरीदने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया है। आगे चलते हैं। तो इंटाइटलमेंट्स और क्या क्या है? एक तो अपन ने बात कर ली कि यार बिना ड्यूटी के आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। दूसरा क्या है कि एक्सपोर्ट प्रोसीड्स विल बी रियलाइज विद इन दी 9 मंथ्स, यूनिट्स अलाउड टू रिटेन 100% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट अर्निंग्स। अगर आपने 9 महीने के अंदर अंदर आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को रियलाइज कर लिया, देन आप 100% ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग्स को रिटेन कर सकते हो। आप 100% ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग्स को रिटेन कर सकते हो एंड यूनिट्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश बैंक गारंटी एंड 100% FDI इन्वेस्टमेंट इज परमिटेड। तो क्या क्या बोला है? अगर आप 9 महीने के अंदर अंदर है ना एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को रियलाइज कर देते हो, अगर आप 9 महीने के अंदर अंदर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को रियलाइज कर देते हो, तो आप एक तो 100% एक्सपोर्ट अर्निंग्स को आप रख सकते हो, खुद ही रख सकते हो, 100% एक्सपोर्ट अर्निंग्स को आप रख सकते हो। उसके अलावा बैंक गारंटी फर्निश करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बैंक गारंटी फर्निश करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उसके अलावा 100% FDI इन्वेस्टमेंट भी आपको परमिट हो जाएगा अगर आप इनमें से किसी भी स्कीम के अंडर कवर्ड हो। आगे चलते हैं।
नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स रहना पड़ेगा क्यूमुलेटिव इन द ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, आपको नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर रहना है, आपको लॉस में नहीं रहना फॉरेन एक्सचेंज के केस में फॉर दी फिक्स 5 ईयर्स। मतलब जो आपके ब्लॉक है 5 ईयर्स का ब्लॉक बनता है इसमें, तो 5 ईयर्स के ब्लॉक में आपको क्यूमुलेटिवली, यानी कि आपको ऐसा नहीं कि हर साल का अलग अलग देख रहे हो, ठीक है, क्यूमुलेटिवली चलेगा, तो उसमें आपको पॉजिटिव फॉरेन एक्सचेंज अर्नर रहना है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मिनिमम 1 करोड़ का इन दी प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप ईओयू में आना चाहते हो तो आपको मिनिमम 1 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तभी आप ईओयू का बेनिफिट ले सकते हो। हालांकि ईएसटीपी, एसटीपी, बीटीपी और ईओयू एंड ईओयूज इन दी हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एक्वाकल्चर या फिर एनिमल, तो इधर ये 1 करोड़ का क्राइटेरिया नहीं है। यानी कि नॉर्मली बताता हूँ, देखो नॉर्मली तो क्या है, ईओयू में आपको अगर अंडर रजिस्टर्ड होना है, ठीक है, तो आपको मिनिमम 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन दी प्लांट एंड मशीनरी। बट अगर आप ईएसटीपी, एसटीपी या बीटीपी, ईएसटीपी, एसटीपी या बीटीपी का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो उस केस में 1 करोड़ की कोई भी कंडीशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई भी ईओयू है, अगर कोई भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट भी है ना, जो कि हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एक्वाकल्चर या एनिमल्स के बिजनेस में, इन दैट केस 1 करोड़ की कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगी। एनिमल हस्बेंड्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्विस, ब्रास हार्डवेयर एंड हैंडमेड ज्वेलरी सेक्टर, यहाँ पे भी आपको एक करोड़ की जो कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। इंटर यूनिट ट्रांसफर की बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और कैपिटल गुड्स फ्रॉम वन ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी, बीटीपी टू अनदर वन इज अलाउड ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल जीएसटी। ठीक है, आप एक ईओयू, एसटीपी, बीएसटीपी या फिर जो बीटीपी है, इससे दूसरी जो इस टाइप की यूनिट है उसमें आप सामान ट्रांसफर कर सकते हो, बट ऑन द पेमेंट ऑफ ड्यूटीज आप ही ट्रांसफर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको एग्जिट करना है इस स्कीम से, तो विद द अप्रूवल ऑफ डीसी या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर आप ऑप्ट आउट कर सकते हो इस स्कीम से। लेकिन जब आप ऑप्ट आउट कर रहे हो तो जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस होंगे, एक तो वो आपको पे करने पड़ेंगे, एप्लीकेबल टैक्सेस एंड कस्टम्स ड्यूटीज़। ठीक है, उसके अलावा जो सीजीएसटी वगैरह, एसजीएसटी, जो भी अभी जीएसटी की लायबिलिटी आ रही है, एप्लीकेबल एक्साइज, कस्टम ड्यूटीज एंड जीएसटी आपको पे करने पड़ेंगे। एंड अगर यूनिट ने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करी थी, तब तक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपने फुलफिल नहीं करी थी और इस वजह से आप एग्जिट कर रहे हो, इन दैट केस इट शैल ऑल्सो बी लायबल टू पे पेनल्टी एट द टाइम ऑफ एग्जिट, तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी। एग्जिस्टिंग डीटीएच यूनिट्स जो हैं वो कन्वर्ट कर सकती है इन दी ईएसटीपी, एसटीपी यूनिट्स। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग डीटीएच यूनिट्स हैं वो ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी या बीटीपी यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकती हैं। उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग ईएसटीपी, एसटीपी यूनिट्स भी है ना, वो भी आपकी ईओयू यूनिट्स में कन्वर्ट होने के लिए एप्लीकेशन दे सकती हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया। सो इसके साथ ही अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट भी एग्जाम के लिए, बट उतना ज़्यादा वेटेज कैरी नहीं करता। तो आई होप कि अपन इसे इस तरीके से अच्छे से अपन समझ पाए होंगे। थैंक्स।